वक्फ संशोधन कानून 2025 पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो अंतरिम फैसला दिया गया है, उसने पूरे देश में जहां एक तरफ बहस छिड़ दी है, बहस उस कानून को लेकर जिसे केंद्र सरकार की तरफ से संसद से पास कराया गया, और अब इसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आंशिक बदलाव कर पुराने कानून को पूरी तरह से बदलने से मना कर दिया गया। यानी केंद्र सरकार के लिए और गैर मुस्लिमों के लिए वक्फ बोर्ड में एंट्री और संशोधन के साथ नए कानून को लागू करने का विकल्प खुल गया है। आज भारत का सवाल में चर्चा इसी पर। जो पूरा संपूर्ण ऑर्डर का भाव को मैं कहना चाहता हूं कि हमारे लिए, देश के लिए बहुत अच्छा जजमेंट आया और डेमोक्रेटिक इंडिया के लिए, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए ये जजमेंट बहुत अच्छा संकेत है। कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट में बिना मतलब चैलेंज करता है, पार्लियामेंट का अथॉरिटी को चैलेंज नहीं कर सकता है, कोई प्रावधान को लेकर के जरूर चैलेंज कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसका भी अपना मोहर लगाया। The Honorable Supreme Court has given interim order related to the Waqf Amendment Act 2025. However, our demand was that the entire act, there must be a stay on the entire act. इन दोनों बयानों को सुनकर आपको अंदाजा लग गया होगा कि सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम फैसले को दोनों पक्ष अपनी अपनी जीत मान रहे हैं, लेकिन सही मायने में देखें तो ये जीत केंद्र सरकार की एक पहल के तौर पर हुई है, क्योंकि पहले वक्फ बोर्ड में किसी भी तरह से दखल की इजाजत नहीं थी। किसी जमीन को वक्फ ने अगर अपनी संपत्ति बता दी तो उसे कोई दूसरा अपना होते हुए भी साबित नहीं कर पाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं। वक्फ कानून की जटिलताओं की वजह से ऐसी कई बाधाएं थी जिससे इस कानून को चुनौती नहीं दी जा सकती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद एक उम्मीद जगी है जो वक्फ बोर्ड के कथित तानाशाह फैसलों पर रोक लगा सकती है। अब कम से कम 3 गैर मुस्लिम समुदाय के लोग वक्फ बोर्ड में मेंबर बन सकेंगे, तो वहीं केंद्रीय वक्फ बोर्ड में यह संख्या 4 तक होगी। यानी वक्फ की मनमानी पर रोक लगाने की पहल शुरू हो चुकी है। वक्फ बोर्ड को लेकर बने नए कानून को भले ही पूरी तरह से ना माना गया हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे पूरी तरह से खारिज भी नहीं किया। इसके मायने ये हैं कि कोर्ट ने केंद्र सरकार के कुछ प्रावधानों को लागू कर एक नया रास्ता खोल दिया है, जिसके जरिए अब केंद्र सरकार इस कानून में संशोधन कर इसे फिर से ला सकती है। यानी केंद्र सरकार के लिए मौका है कि वो संशोधित प्रावधानों के जरिए वक्फ बोर्ड की जमीन जिहाद पर नकेल कस पाएगी और संशोधन के साथ कानूनों में बदलाव भी कर सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के मायने अलग अलग निकाले जा रहे हैं, चाहे वो मुस्लिम समुदाय हो, वक्फ बोर्ड हो, या फिर केंद्र सरकार, या फिर हिंदू समुदाय के लोग। अलग अलग मायने, लेकिन जीत किसकी, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसी पर हम आज चर्चा भी करने वाले हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ एक बड़ा पैनल भी है। पैनल में फिलहाल हमारे साथ ऋषभ तिवारी, प्रवक्ता बीजेपी के जुड़े हैं, साथ ही हमारे साथ डॉक्टर पूजा मिश्रा हैं, प्रवक्ता एसपी की। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। कुछ और लोगों को भी हम जोड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं ओपनिंग कमेंट लेना चाहता हूं। ऋषभ जी, आपको क्या लगता है, ये जो कमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, अंतरिम आदेश, इसे क्या मानते हैं, किसकी जीत? देखिए, ये जीत जो है देश के कानून की है, ये जीत भारत के संसद की है, ये जीत वो हर एक नागरिक की है जो देश में संविधान पे विश्वास रखता है, और सरकार की उस मंशा की भी जीत है जो देश हित के लिए वो कार्य करना चाहती है। वक्फ बिल हो चाहे और भी कोई बिल हो, सरकार का ध्येय क्लियर है कि देश का भला इसमें हो, देश के नागरिकों का भला इसमें हो। कोई भी कानून, कोई भी स्कीम, कोई भी पॉलिसीज थोपी नहीं जा सकती, और वो ऐसी नहीं बनाई जा सकती जो किसी के हित के लिए ना हो। तो राजनीतिक अहित दूसरों का हो सकता है, लेकिन जनता के लिए, हित के लिए बिल है, और इसको आज सुप्रीम कोर्ट ने मोहर भी लगा दिया। और उन्होंने स्पष्ट कहा कि कोई भी कानून अगर संसद और न्याय स्तर के कार्य प्रणाली से पास होता है तो वह संवैधानिक होता है, और उस पर हम चर्चा कर सकते हैं, उस पर अपनी राय रख सकते हैं, लेकिन वो गैर संवैधानिक कह देना और उस पर पूर्ण रूप से विराम लगा दीजिए, खारिज कर दीजिए, उस वक्तव्य को, उस नीतियों को आज सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा तमाचा मारा है और देश की संसद की गरिमा बरकरार रखी। चलिए, मैं वापस आऊंगा आपके पास ऋषभ जी। मैं डॉक्टर पूजा मिश्रा आपके पास आता हूं। आपको क्या लगता है, जो फैसला आया, इसे आप कैसे देखती हैं? अनूप जी, आपको नमस्कार और साथ ही प्रवक्ता को भी मेरा नमस्कार।
अनूप जी जो है अभी इन्होंने कहा कि अगर गैर संवैधानिक कह देना ये जो है सुप्रीम कोर्ट का तमाचा होता, तो मुझे लगता है कि झन्नाटेदार तमाचा मारा था सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा के ऊपर जब उसने इलेक्टोरल बॉन्ड को कहा था कि ये गैर संवैधानिक है। अब आ जाते हैं वक्फ बोर्ड पे बात कर लेते हैं, आप करें हम किस नजरिए से देखते हैं। अभी ये अंतरिम आदेश आया हुआ है, जो जो प्रयास कर रही थी सरकार की, नहीं जो लैंड है उसको घोषित कर दिया जाएगा कि वो सरकार के हाथों में चली जाए, या उस पे कलेक्टर को जो दिया गया हुआ था बहुत सारे अधिकार, जिसको लेकर के आपत्ति थी, उसे मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने वो 5 साल का जो टेन्योर था कि 5 साल जो प्रैक्टिस कर रहा होगा इस्लाम को वही कर सकता है वक्फ, उस पर भी रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे मामलों में ऐसे रोक लगा दी हुई है जिससे जो है लोगों को ऑब्जेक्शन थी, जिससे जो स्टेटरी बॉडीज है ये वक्फ बोर्ड, उसको आपत्ति थी। मुझे लगता है कि अभी और इंतजार करने की जरूरत है। जब कंप्लीट आदेश आएगा सुप्रीम कोर्ट का तो हो सकता है उसमें और भी चीजें निकल करके सामने आए जो ये बताए कि हाँ देश में लोकतंत्र ज्यादा जरूरी है। अभी मैं आपका सुन रही थी जो आपने शुरुआती विजुअल्स दिखाया, उसमें आपने कहा कि वक्फ बोर्ड किसी पे भी संपत्ति पे घोषित कर देता है और उसके बाद में संपत्ति उसकी हो जाती है। तो इमामबाड़ा केस रहा है मुंबई में, जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट ने उस ट्रिब्यूनल के फैसले को, जो ट्रिब्यूनल ने कह दिया था कि ये वक्फ की जो है लैंड है, उसको पलट दिया हुआ था। और ऐसे कई सारे मामले हैं जहां पे ट्रिब्यूनल ने जो घोषित किए, जो परिणाम रिजल्ट आए हो, उसको जो है हाई कोर्ट ने अघोषित कर दिया हुआ है। और उसके बाद में आपको संभल का भी मामला ध्यान होगा, उसमें जो क्लेम किया गया हुआ था कि ये हाई कोर्ट, सॉरी क्लेम किया गया था कि ये वक्फ बोर्ड की लैंड है। तो संभल के सीईओ ने कहा, संभल के सीईओ ने वेरीफाई करके कहा, या डीएम ने कहा, डीएम ने, जनरली डीएम के पास में ये जो है अधिकार होता है कि नहीं ये दस्तावेज सफिशिएंट नहीं है अनूप जी, इसलिए ये वक्फ की जमीन नहीं है। तो जहां जहां पे आपको लगता है कि वक्फ की जमीनें गलत तरीके से ली गई हैं अनूप जी, वहां के तत्कालीन डीएम का भी जो है वेरिफिकेशन होना चाहिए, क्योंकि अनटिल एंड अनलेस वहां का डीएम ये वेरीफाई नहीं कर देता है कि ये वक्फ की जमीन है, तब तक जो है वो वक्फ के पास में नहीं जा रहा होता है। तो हमें लगता है कि ये जो आप कह रहे हैं ना कि ये इस फैसले को, फैसला तो नहीं है, अंतरिम आदेश है, अगर इसको कैसे आप देखते हैं तो हम इसको ऐसे देखते हैं कि अगर जो है नहीं जाते जो लोग गए हैं सुप्रीम कोर्ट तक, तो हमें पता ही नहीं चलता ना कि क्या क्या गलत हो रहा है। गलत हो रहा था तभी तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई इन सब चीजों पे, और ये संविधान के अकॉर्डिंग क्या सही रहेगा, हमें लगता है सुप्रीम कोर्ट उस डायरेक्शन में कार्य करेगी, सभी के अधिकारों की रक्षा करेगी, और उसी का इंतजार हम कर रहे हैं जब फाइनल डिसीजन आएगा। डॉक्टर पूजा, मैं रोकूंगा क्योंकि बहुत सारे सवाल है मुझे आपसे करने हैं। आपने जो कहा कि जो हमने चलाया कि हाँ कोई भी किसी पर कब्जा कर लेता है, इस पर भी मेरे सवाल मैं आपसे करूंगा, लेकिन यश जुड़ गया हमारे साथ। यश श्रीवास्तव, प्रवक्ता है कांग्रेस के। यश जी, सबसे पहले आपसे कि जो फैसला, अंतरिम फैसला आया है, कैसे देखते हैं, कांग्रेस कैसे देखती है इसे? देखिए, इसको हम ऐसे देखते हैं कि एक तो इस सरकार को इस बात के लिए हमको याद रखना चाहिए कि इस सरकार के कारण, इस भाजपा के कारण हम लगभग 100-200 साल पुराने ऑब्सोलीट मुद्दे पे सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं, चाहे कोई भी लड़ रहा हो इस देश में। दूसरी बात, जो अभी ये ऋषभ जी तमाचे की बात कर रहे थे, तो तमाचे का ऐसा है कि 5 ईयर प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम वाली रिक्वायरमेंट को कोर्ट ने स्टे लगाया, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की असीमित शक्तियों पर कोर्ट ने स्टे लगाया, नॉन मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन पर कोर्ट ने रोक लगाई, उसको कम किया। ये सबसे बड़े 3 वो तमाचे हैं जो उन लोगों को लगने हैं या लग गए हैं जो इन प्रावधानों को लाए थे। जेपीसी की बाद जब हमने जो बिंदु उठाए, उसको इस सरकार के लोगों ने अपनी चोरी की मेजॉरिटी के दम पर नहीं माना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उन पर रोक लग गई। तो किसको तमाचा पड़ा है, किसको झापड़ पड़ा है, वो आर्ग्यूमेंट बेकार है। काम की बात यह है कि वक्फ बोर्ड में जो जरूरत से ज्यादा दखल दिया जा रहा था, उस पर कुछ हद तक रोक लगी है। कुछ और अन्य प्रावधान थे जिन पर रोक लगनी चाहिए थी, उन पर नहीं लगी। लेकिन इससे ये जो पूरा विवाद है ये एक तरफा नहीं होता। जिस तरीके से ये मामला शुरू हुआ था, उस तरीके से इसको अशांति का रूप लेने से रोकने के लिए जो लोगों के प्रयास हैं, वो एक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ये कोर्ट का जो आज ऑर्डर है, ये इस बात का प्रमाण है। मैं वापस आऊंगा आपके पास यश जी, मैं आपके पास आऊंगा। ऋषभ जी, आपने सुना क्या कुछ कहा, लेकिन एक फैसला जो अभी सामने आया है, अगर इसमें संशोधन हुआ है तो क्या यह मान लिया जाए कि कुछ तो था वक्फ बोर्ड में जो कहीं ना कहीं संवैधानिक नहीं था, इसीलिए कोर्ट ने कुछ नियमों को बदल दिया है? मैं आप सबसे सवाल करूंगा ये, लेकिन पहले ऋषभ जी आपसे। सर देखिए, एक बात को हमें समझना होगा कि अगर आप कोई एग्जाम में बैठते हैं
और उस एग्जाम में अगर 12 प्रश्न हैं और 12 प्रश्न में से 7 में आपको ग्रेस मार्किंग मिलती है और 5 में किसी अन्य को मिलती है, तो यह सीधे तौर पे दर्शाता है कि उस एग्जाम का रिजल्ट क्या है। 5 जिसपे स्टे लगाया गया है अभी, वो फाइनल निर्णय नहीं है, उस पर संशोधन की बात होगी, उस पर विचार किया जाएगा, ये एक अलग डिबेट का हिस्सा हो सकता है। लेकिन ये कह देना, जिस तरह का नैरेटिव सेट किया जा रहा था देश में कि वक्फ को लेकर एक समुदाय को टारगेट करना, वक्फ को लेकर सरकार की नीयत खराब है, वक्फ को लेकर सरकार की मंशा खराब है, उस पे कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया कि यह असंवैधानिक नहीं है। और जो कही बात जा रही थी वर्क बाय यूजर, उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकारा। जो कही जा रही थी जब तक आपके पास ऑथेंटिक रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, यह प्रॉपर्टी वर्क की नहीं मानी जाएगी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकारा। आर्टिकल 3C1 को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकारा, आर्टिकल 3C2 को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकारा। तो हमारे जो गंभीर मुद्दे थे उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकारा। जो ये देखिए पूजा जी, आदरणीय पूजा जी, मैं बीच में नहीं बोला था और बड़ा अच्छा डिबेट चल रहा है, कोई दूसरे के बीच में नहीं बोल रहा है, ठीक है, थोड़ा सा पढ़ा करिए, कोई बीच में किसी के नहीं बोल रहा है, चुपचाप सुन ले। उसके बाद दूसरी बात जो ये कहा जा रहा था कि कोई मुस्लिम नहीं आना चाहिए, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई वहां पे योग्य मुस्लिम नहीं दिख रहा है तो कम से कम 3 जो मैक्सिमम हो सकते हैं 3 को रखने का प्रावधान भी लाया। तो हम जिन मुद्दों को लेकर चल रहे थे, हमारे मुद्दे भी सुने गए, सरकार की मंशा क्लियर है। वक्त लाकर किसी कम्युनिटी को नीचा दिखाना कोई मकसद नहीं है। मैं आऊंगा ऋषभ जी, आपके पास आऊंगा। मकसद केवल ये है न्याय का। एक प्रश्न आया था सर, एक प्रश्न आया था, ट्रिब्यूनल केस की बात कही गई थी, 2700 से ऊपर केस पेंडिंग रहे थे सर, और उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई थी। केवल मैं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना और कर्नाटक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, और वो जमीन को भी मैं याद दिला देता हूं जो आंध्र प्रदेश में लिया गया था। तो ये कई ऐसे मुद्दे थे जो ट्रिब्यूनल में भी सुलझाए नहीं जा रहे थे, क्योंकि वहां पे केवल एक बोर्ड जो बैठी हुई थी, केवल खानापूर्ति की बैठी हुई थी, जिसके कारण न्याय नहीं मिल रहा था। हम तो न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसमें दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। चलिए, मैं इसका जवाब में यश श्रीवास्तव कुछ कहना चाह रहे थे। यश जी शायद अपनी बात रखना चाह रहे हैं बीच में। नहीं, बीच में नहीं, मैंने तो आराम से इनकी बात सुनी है, इंतजार किया है। तो देखिए, हाँ, मजेदार तो नहीं है, लेकिन विडंबना वाली बात जरूर है कि भाजपा के लोग नियत की बात कर रहे हैं। हमने आज ही देखा है, पवन खेड़ा साहब की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी दोपहर में, और बिहार में किस तरीके से 30 रुपए 33 रुपए ऐसा कुछ रेट लगाया गया है। उसमें 1050 एकड़ जमीन, 10 लाख आम के पेड़, और वहां का पूरा जनजीवन उठा के अडानी को दे दिया गया है 33 साल के लिए। इसलिए नियत की बात ये लोग ना करें, करेंगे तो हम इसी तरह जवाब देंगे। यही लोग किसान बिल लाए थे, उसमें भी ये कलेक्टर को असीमित अधिकार देना चाहते थे। उसके बाद इन्होंने यही कोशिश की कि पूरा लॉजिस्टिक्स का और आड़तियों का पूरा काम समेट लें, कुछ कर लें, उसमें भी रोक लगी, उसको भी देश की जनता ने रोक दिया, और अब इस पे भी सुप्रीम कोर्ट से रोक लगी। तो इतने बड़े मामले की तुलना एक साधारण 12 क्वेश्चन के एग्जाम से करना, और उसमें भी ऐसी बात करना कि भैया 12 में से 7 इसको मिल गए, 5 उसको मिल गए, ऐसा नहीं होता है। पूरा परीक्षा पत्र एक कैंडिडेट देता है, आपके बीजेपी वालों जैसा नहीं कि 4 लोग मिलके एक परीक्षा दें और 3 नकली डिग्रियां लेके घूमे, बल्कि 4। ऐसा नहीं होता है भाई साहब। तो मुद्दा सीधा सा है कि हमें इस बात को गंभीरता से लेना होगा कि कुल मिलाकर वक्फ की संपत्तियां यानी जमीनें जो पुराने समय से रखी हुई हैं और अब उनकी कीमत बहुत ज्यादा है, ये मामला असल में उस पर अधिकार का है। और जो पुराना सिस्टम चला आ रहा था, वक्फ बोर्ड खुद एक सरकारी संस्था है, उसमें बाकायदा अपॉइंटमेंट होते हैं, उसमें जबरदस्ती संशोधन किया गया। संभल और पता नहीं कहां के ज्ञानवापी के मस्जिदों के नीचे जबरदस्ती के विवाद खड़े किए गए जिनकी कोई जरूरत नहीं। खोदने वाला चाहे तो नीचे के और नीचे भी जा सकता है, हो सकता है और पहले की कोई सभ्यता हो, इसलिए विवाद कभी खत्म नहीं होता। लेकिन इस सरकार ने इस बात की महत्ता को नहीं समझा। हम आज 2025 में जब हमारे अगल बगल के देश 1 सेंटीमीटर का ड्रोन बना रहे हैं, हम यहाँ मंदिर मस्जिद में उलझे हुए हैं, ये इस सरकार की देन है, और इस बात को देश की जनता को समझ लेना चाहिए। बिल्कुल, चलिए मैं और भी जवाब लूंगा, लेकिन एक और हमारे गेस्ट जो है पैनल में वो जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। मुफ्ती शमून कासमी, अध्यक्ष हैं उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड के। मुफ्ती साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जो फैसला आया है, अंतरिम आदेश जो आया है सुप्रीम कोर्ट का, आप इसे कैसे देखते हैं? क्योंकि बीजेपी का कहना है कि जीत उनकी तरफ हुई है, कांग्रेस और दूसरे जो पार्टी सपा है वो कह रही है हमारी जीत है, मुस्लिम समुदाय के लोग भी कह रहे हैं। आपको क्या लगता है, ये जो फैसला अंतरिम आदेश है, इसे आप कैसे देख रहे हैं?
ये बहुत खूबसूरत बात है और हमारे लोकतंत्र की जीत है कि जिस तरह से कार्यपालिका और न्यायपालिका ने का जो सामने उनका कैरेक्टर सामने आया है वो देश को मजबूत करने वाला है। और मैं ये बात कहना चाहूंगा कि पिछले 60 सालों से कांग्रेस की सरकार रही, उन्होंने ये बताई कि जिसके ऊपर कॉलेज बनने चाहिए थे, हॉस्पिटल बनने चाहिए थे और गरीब मुसलमानों के लिए वो संपत्ति दान की गई थी, उसे लूटा किसने है? किसके कार्यकाल के अंदर 60 साल तक उसमें अनियमितताएं होती रही और करप्शन होता रहा? तो इसका मतलब ये कहिए कि उस वक्त उनका तुष्टीकरण, इसी को तो कहते हैं कि उनका कल्याण मत करिए, तुष्टीकरण करिए। तो कांग्रेस ने एक लंबे कार्यकाल तक यश बोल रहे थे, मुझे बड़ी हैरत हो रही थी। ऐसे अगर नौजवान भी कांग्रेस में आके भ्रमित होंगे तो इस कांग्रेस को कौन समझेगा? मैं आपसे कहना चाहता हूं, यश तुमसे पूछना चाहता हूं मैं, ये बताओ मुझे कि अब तक सारे के सारे मुसलमान ही तो बोर्ड में रहे और वो रहे जिसे तुमने बनाया। और अगर आप बात करेंगे 11 साल की, तो 11 साल के अंदर आज 11 साल में अगर एक प्रधानमंत्री निर्णय लेता है, फैसला लेता है, तो उन गरीब मुसलमानों के लिए लेता है कि उस पे कॉलेज और हॉस्पिटल बनेंगे, उसके ऊपर अस्पताल बनेंगे, जिस पर आपने नहीं बनाया। और आपने अपने मीडिएटरों को बिठाया, उन लोगों को बिठाया कि जिसके जरिए से वो संपत्ति का दुरुपयोग किया। मैं उत्तराखंड राज्य से आपको मदरसा शिक्षा परिषद की बात अगर आपसे करूं कि हमने मेन स्ट्रीम से जोड़ने का हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जो बेड़ा उठाया और आज जो वहां एक नया प्राधिकरण बनाया तो उसमें भी भ्रमित करने का प्रयास किया। मैं तो ये बताना चाह रहा हूं कि इस आजाद देश के अंदर किसने क्या किया है, आज उसके ऊपर विश्लेषण की जरूरत है कि क्या ये बताएंगे कांग्रेस के लोग कि इनके खून मुसलमानों को मजदूर बनाने में, उन्हें मजबूर बनाने में इनका रोल नहीं है। और तुम तो नौजवान हो, इसलिए कहना चाह रहा हूं मैं यश, मैं कांग्रेस के उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि 60 साल के अंदर, अगर 60 साल के अंदर जो बोर्ड गठित हुए थे सब मुसलमान ही थे। आज अगर एक बेईमान मुसलमान से एक ईमानदार हिंदू अगर आ जाता है तो वो स्वागत योग्य है। इसलिए मैं कह रहा हूं, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसमें बड़े बड़े लोग, क्योंकि वो आपके मीडिएटर रहे, उनके जरिए से आपने जो है सत्ता का सुख भोगा है। बताइए, आज मैं पूछना चाहता हूं, आपसे पूछना चाहता हूं कि देश में इतने शहर नहीं है जितने दंगे होते थे, सांप्रदायिक दंगे होते थे, आज मोदी जी के आने के बाद दंगे क्यों खत्म हो गए? कैसे आज उनके ऊपर रोक लगी? और मुसलमानों का जो कल्याण हुआ है, 50 से ज्यादा बच्चे आज भी यूपीएससी क्लियर कर रहे हैं, अपने दम पे क्लियर कर रहे हैं। अरबों खरबों की प्रॉपर्टी वो किसने बर्बाद की? किसके संरक्षण में बर्बाद हुई? वो आपके, कांग्रेस के। तो मुझे हैरत है इस बात के ऊपर कि कांग्रेस ने मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ भाजपा और आरएसएस से डराया। आज मुसलमानों का डर निकलेगा। इस सरकार ने किसी के लिए मैं दावे के साथ मुफ्ती साहब थोड़ा सा इंतजार करते, बहुत सारे सवाल हो गए, शायद यश सबका जवाब भी ना दे पाए, लेकिन मैं चाहूंगा यश जवाब देना चाह रहे हैं। यश, आप क्या कहेंगे? अनूप जी, चलिए, एक बात है कि संघियों ने सेकुलर होना सीख लिया है, ये हमें दिख रहा है। अब मुफ्ती साहब ने गलती से एक बात ऐसी बोल दिया, निवेदन कीजिए, मैं इनके बीच में नहीं बोला, प्लीज निवेदन कीजिए, उम्र में बड़े हैं। अरे मेरी इल्तिजा है मुफ्ती साहब, आप बीच में ना बोले, मैं आपके बीच में नहीं बोला। आपने जो चाहा कहा, आपने जो चाहे कहा, बीच में मत बोलिए प्लीज। सुनिए, ऐसा है, इनका जो इन्होंने तर्क दिया आखिर में कि कांग्रेस ने ऐसा करके रखा, तो ये कांग्रेस को क्या समझ रहे हैं? पूरी दुनिया पे कांग्रेस का ही कंट्रोल है। आप सब क्या बैठ के ताली बजा रहे थे जब कांग्रेस अपना काम कर रही थी? चलिए, मेरी उम्र नहीं है, आपकी तो है, आप तो तब थे, तब आप क्या कर रहे थे? कांग्रेस ने इस देश को पहला मुस्लिम शिक्षा मंत्री दिया, मौलाना साहब। कांग्रेस ने कभी भी हिंदू मुस्लिम भाई भाई से अलग हटके कुछ नहीं कहा। सन 84 के पहले इंदिरा जी ने रमन हम एक है नाम की किताब का विमोचन किया था। हम एक हैं मौलाना साहब, मुफ्ती साहब, हम एक हैं। कांग्रेस की नेता इंदिरा गांधी, विमोचन याद रखिए। ये जो आप बोल रहे हैं, ये आपने संसद की जगह प्रधानमंत्री बोलते ही अपनी स्क्रिप्ट बता दी सबको कि आपकी स्क्रिप्ट कहां से आई है। तो हमें मत समझिए। मैं जिस शहर में रहता हूं वो आधा पूरा हिंदू मुसलमान भाई भाई का अपने आप में ब्रांड एम्बेसडर है। और आपके तमाम भ्रमों के बावजूद, आपके नहीं पर फैलाए हुए तमाम भ्रमों के बावजूद हमारी एकता खत्म नहीं हुई है। इसलिए ये डायलॉग मत दीजिए। 60 साल 65 साल बोलते ही समझ में आ जाता है आप कहां से बोल रहे हैं। आज की बात कीजिए, आज बताओ कि वसुधैव आज अगर मस्जिदों के सामने उपद्रव होता है तो क्या वो कांग्रेस कराती है? वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ समझते हैं आप? मेरा आर्गुमेंट आपसे है, और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, देश की जनता को बता रहा हूं।
बात कि सुनो हो जो मैं क्या आपसे रहा है? कह रहा हूँ। आज मेरे से आप खुल के बात करिए, मैं आपकी बातों को आप मेरा जवाब दीजिए आराम से। खुल मुझे के ये बात, बताइए मेरे पास कि खुल के कांग्रेस बात को करने कितना के लिए जानते वक्त हैं। होगे और हम मुफ्ती आपको साहब। बताएं, जो आपने मौलाना मैं साहब का सिर्फ नाम लिया आपकी उम्र का कि पहले लिहाज शिक्षा करता मंत्री हूं, बनाया, आपका सम्मान उन्होंने करता ही हूं। एक खुल किताब के बात लिखी करने है के जो लिए उनके आपकी जरूरत 40 नहीं है साल के मुझे। बाद 32 साल के बाद खोली गई, जिसमें उन्होंने इंडिया विंस फ्रीडम, उसे पढ़िए। आज की कितनी बात मजबूरी का कीजिए, उन्होंने आज उसमें एहसास की किया है। आज किस की तरह बात से कीजिए। आपने आप देश को उत्तराखंड से आ रहे हैं, मुझे मुसलमानों को समझ में सिर्फ आ और रहा है सिर्फ बना उत्तराखंड के करके सीएम साहब आज क्या जो लफ्ज करते हैं, संघी आपने इस्तेमाल किया, क्या तो चल रहा है, मुझे अच्छी तरह मालूम है मुफ्ती साहब। कांग्रेस ने यही काम किया है। और आप जैसे नौजवानों को, आप जैसे लोगों को बहका करके खड़ा करके क्या आके ताब के आपका बना कर कहा जाए। मैं आपसे ये बात आप कह रहा हूँ, एमएलसी बताओ बनेंगे, भाजपा आपको इस एमएलसी शहर बनाएगी, सही अरे बात आप है। अपने अंदर समय इतने की बात शहर कीजिए जारी या रखिए। आज जितने की बात दंगे हुए, कीजिए, मेरी चिंता मत कीजिए आज आप। चलिए मुरादाबाद मैं या में जब निवेदन दंगे है हुए तो क्या वो मेरी एक चिंता मत गोली का कीजिए। आदेश मुफ्ती देने साहब, वाले, मेरी चिंता क्या वो मत संघ कीजिए का- मुफ्ती सीएम साहब, संघ का अधिकारी थोड़ा था? थोड़ा धैर्य संघ का रखते हैं अधिकारी यश था? जी, थोड़ा धैर्य रखते हैं, क्योंकि पूजा जी बहुत देर से खामोश बैठी हैं। पूजा जी, आपने सवाल किया था कि आपने दिखाया कि ज्यादातर मामलों में जो वक्फ बोर्ड है वहां कोई जमीन को लेकर जाता है, जबरन कब्जा करता है। क्या इस बात से इनकार करती हैं? क्योंकि 70% ऐसे लोग हैं जो गरीब तबके के हैं, जो वहां साबित नहीं कर पाते हैं कि भाई अब मेरी जमीन है, कागजात नहीं होते उनके, कब्जा होता है उनका। ये बात है, इसीलिए हमने अपने इस खबर में दिखाया भी था कि ज्यादातर लोग ऐसे हैं। अगर मैं आपकी रिपोर्ट के, आपके चैनल को रिपोर्ट के सही मानती हूँ, तो मैंने कहा आपकी जो है जहां जहां पे आपको लगता है कि कब्जे गलत किए गए हैं, वहां वहां पे तत्कालीन जो रहे हैं, वहां पे जो आपके डीएम रहे हैं, जिला अधिकारी रहे हैं, उनकी भी जांच करा ली जाए। बिना उनके एग्री हुए तो ये हो ही नहीं सकता है कि वहां पे आपको घोषित कर दिया जाए कि ये संपत्ति वक्फ बोर्ड की है, क्योंकि वो करते हैं। अभी जो भाजपा के प्रवक्ता काफी सारे झूठ बोले, तो उन्होंने धारा 3C2 की बात की, जिसमें कलेक्टर को देने की बात की जा रही थी पावर, वो जो है कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा ही दी है उस पे। और उसके अलावा जो बात कह रहे थे कि जो ये आपका कि आपको दस्तावेज देने रहेंगे, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये 1923 और 1954 के कानून में था, ये कोई नई बात नहीं है। तो जो पुराना कानून है वही रहेगा। उसके बाद में अब आ जाते हैं कि ट्रिब्यूनल में कितने केसेस पेंडिंग हैं। अगर केसेस पेंडिंग होने से ये डिसाइड हो जाता है कि जस्टिफिकेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फिर तो हमारे सुप्रीम कोर्ट में लगभग 70,000 केसेस पेंडिंग हैं, हमारे हाई कोर्ट में लगभग 61 लाख को जो है केसेस पेंडिंग है। वहीं पे जो है अगर हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में देख लें तो हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 4.5 करोड़ जो है केसेस पेंडिंग है। इसका आशय क्या निकल करके आता है अनुप जी? क्या पूरे देश में इंसाफ नहीं हो रहा है? देखिए डॉक्टर पूजा, मैं एक ऑप्शन दे रहा हूं आपको। देखिए, आपने देखा लोक अदालत लगती है ज्यादा से ज्यादा केसों को सुलझाने के लिए, लेकिन ऐसी बात वक्फ पे नहीं है। ऐसा नहीं यार, आपको तो खुश होना चाहिए, महिलाओं की भी एंट्री हो गई है। पता नहीं पूजा जी आपकी भी एंट्री हो जाए वहां, हो सकता है ऐसा। खुश होना चाहिए, आप खुश हो जाइए। हम क्यों खुश होना चाहिए? लेकिन आज से पहले ऐसा नहीं था पूजा जी। तो तब खुश हो जाएंगे ना जब जो है भारत के नागरिक के साथ में इंसाफ किया जाएगा। अभी मौलाना बैठे हुए थे, उन्होंने शायद वक्त के बारे में पढ़ा ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि वक्त की जमीनों पे जो है लगभग 2000 स्कूल है, उनको पता ही नहीं है, लगभग 15,000 मदरसे हैं, उनको पता ही नहीं है कि अनाथालय कितने हैं। ये जो है एक ही सिद्धांत पे चल रहे हैं, आपको पता है, चल रहे हैं कि हमको अब आप आपने 15 साल तक जो सत्ता का सुख भोगा है, आज आप बताएंगे किस मुंह से बोल रही है मेरी बहन? आप काम कर रहे हैं, पहली बात नहीं, मैं तो अखिलेश यादव होते तो उनसे पूछता। आप बढ़िया कर रहे हैं, भले आप देश के लिए बढ़िया कर रहे हैं। मैं तो अखिलेश यादव से पूछता, आपसे तो क्या पूछूं? बच्ची हो आप, आपको क्या मालूम है किस तरह से आपने मुसलमानों को, किस तरह से मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ, जैसे अभी कांग्रेस ने मुसलमानों को आरएसएस और बीजेपी का डर दिखा करके उनका उन्हें वोट बैंक बनाया। आज मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि वक्त प्रॉपर्टी आपका, आपने भी 15 साल तक, आपके 5 साल तक जो है वो मुलायम सिंह रहे और 5 साल तक अखिलेश यादव रहे। मत बैठिए, आपका जमीर आपको भले नहीं धिक्कारता होगा, लेकिन एहसास होना चाहिए। आप क्या कहा? आपको अधिकार की बात करनी चाहिए थी, तो आप भाजपा हो रखे हैं। कांग्रेस का रोना रोते रोते भाजपा वाले थकते नहीं है। आपको लगता है कांग्रेस का रोना नहीं, भाजपा ने मुसलमानों को क्या नुकसान दिया? आपसे पूछना चाह रहा हूँ मैं। कांग्रेस का रोना, मैं आपसे पूछता हूँ कि भाजपा ने मुसलमानों को नुकसान क्या दिया है? बोर्ड की बात चल रही है, जब भेदभाव किया हो 11 साल के अंदर, तो आप भी बता दीजिए। और आपने कहा आपने नुकसान नहीं दिया? मैं बताता हूँ। आपने आईना क्यों नहीं देखा अपना? जहां आप नुकसान नहीं दिया हो मुझे बता दीजिए एक जगह। अभी भी नहीं देख रहे। आज आप लोगों ने दंगे दिए, फसाद दिए, आज कम से कम शांति है, आपको पता नहीं कि ये देश दंगा मुक्त है। बड़ी है, हिंदुओं में बहुत सारे स्टेट स्टेटस बड़ी है, और हम नहीं चाहेंगे इस तरीके की हरकत वहां पे हो।
इसलिए हम विरोध करते हैं। हम नहीं चाहेंगे कर को जो है तिरुपति बालाजी का जो ट्रस्ट है उसमें कुछ हरकत इस तरीके को, हम नहीं चाहेंगे कि राम मंदिर का जो कहाँ चली गई कुछ तरीके की हरकतें हो, हम नहीं चाहेंगे जो हिंदुओं के क्या मुसलमानों का चिकोर है। आपने तो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को मेन स्ट्रीम से काट के एजुकेशन से काट, ये कांग्रेस ने क्या, ये आपने किया। हम करेंगे चाटुकारिता, बंद करेंगे एमएलसी, उसके लिए आपको अग्रिम बधाई। पर देश हित में बात, अल्फाजों पर कंट्रोल रखिए। चाटुकारिता आप भी कर रही है, आप भी चाटुकारिता कर। मैं चाटुकारिता नहीं कर रहा हूँ, मैं सच्चाई से काम कर रहा हूँ। आप ये बताओ कि मुसलमानों का 80% वोट लेने वाले आज मुसलमानों का क्या, आपने क्या दिया उन्हें? एक टिकट दे दो, क्या दिया है बताओ। 45 में कोई एक मुस्लिम लड़ा। अरे मैंने तो ये अखिलेश यादव से पूछा था 2014 में कि बताइए आपने मुसलमानों को क्या दिया। पंजाब को पता है टिकट तो मिलकर के आपको चुनाव दिला नहीं सकते। क्या किसी तरीके से पतली गली से पकड़ के हम निकल जाए, भले संविधान के अगेंस्ट में चीजें हो रही हो, भले जो हमारे समाज के अगेंस्ट में जा रही हो, लेकिन हम जो आपने एक ही सेंटेंस आपने इस्तेमाल किया कि आरएसएस और भाजपा मुसलमानों की दुश्मन है। मैं दावे के साथ ये बात कर रहा हूँ कि भाजपा और आरएसएस मुसलमानों की नहीं, किसी की भी दुश्मन नहीं है। जो इन्वॉल्वमेंट की बात करते हो, जो भाईचारे की बात करते हो, और प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल है ये 11 साल का निष्पक्ष है। बताइए कहाँ नुकसान दिया मुसलमानों को? क्या निष्पक्ष है? क्रंदन करते हैं, अपनी माँ तक को नहीं बताइए आप मुझे। मैं मुस्लिम बोर्ड से भी आपके माध्यम से गुजारिश करूंगा, किसी पर निजी हमले मत कीजिए, निजी हमले मत कीजिए किसी पर भी। हमने एक मंच दिया आपको, इस मंच में अपनी बात रखिए, निजी हमले मत कीजिए। काम किया हुआ है। देखिए यश कुछ लिख कर बता रहे हैं। यश मैं चाहूंगा जो लिख रहे हैं वो बताएं आप। नहीं बताइए, मैं तो आप मैं पहले भी बोल चुका हूं। मुझे बताइए कि लाखों मुसलमानों की हत्याएं हुई हैं सांप्रदायिक दंगों के अंदर, कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर, और ऐसे समाजवादी के उसमें हुआ। मैंने तो अखिलेश यादव से 2014 में मेरी वो वीडियो भेजूंगा। ये फालतू की बातें मत कीजिए। आप उत्तराखंड वोट लिया, आपने क्या दिया? और भाजपा ने आ गए वोट बैंक नहीं समझा, उत्तराखंड से आ गए। तुष्टिकरण नहीं, संतुष्टिकरण है। अनूप जी ये गलत है, हम सबके समय की बर्बादी है। आपने सबके बीच में बोलने दे रहे हैं तो गलत बात है। चलिए मैं आप तीनों के पास लौटूंगा, लेकिन ऋषभ जी के पास एक बार आता हूं। ऋषभ जी, जो फैसले आए हैं, जो अंतरिम फैसला जिसे कहा जा रहा है, कहीं ना कहीं पहले की जो चीजें थी उन चीजों पर रोक लगाई गई, कुछ चीजों पर, और कुछ चीजों के बाद यह कहा जा रहा है कि हाँ कुछ चीजों को लागू किया जाएगा। इसे क्या लगता है कि अंतरिम फैसले के बाद जब पूरा फैसला आएगा तो आपके पक्ष में होगा? देखिए सारे डिबेट्स में बहुत सारे अभी दृश्य दिख रहे थे, बहुत सारे प्ले कार्ड्स दिख रहे थे, सब कुछ दिख रहा था। 3 पॉइंट्स मैंने भी नोट डाउन किए हैं। जो बात कही गई कि 4 लोग मिलकर एग्जाम देने चल जाते हैं फर्जी डिग्री लेके, तो मैं पूछना चाहता हूं जो 9वीं पास नहीं कर पाए उनके साथ घूमकर वो कौन सा विकास करेंगे? पॉइंट 1। दूसरी बात, मैं एक बात स्पष्ट पूछता हूं, मुसलमान का केवल वही मुसलमान है जो भाजपा को गाली दे? मुसलमान क्या केवल वही मुसलमान है जो बीजेपी के अगेंस्ट बोले? क्या वो मुसलमान नहीं है जो इस वक्त बिल के साथ खड़ा रहे? क्या वो मुसलमान नहीं है जो इसे सही बताए? क्या वो मुसलमान नहीं है जो ये कहे कि मोदी जी ने 18,000 गांव में बिजली दी तो ये नहीं देखा कि ये घर हिंदू का है या ये घर मुस्लिम का है? क्या वो मुसलमान नहीं है? जब अंत्योदय मूल्य मंच से आयुष्मान योजना दिया गया तो ये नहीं देखा ये हॉस्पिटल में हिंदू जाएगा या मुस्लिम जाएगा? सर, हमारी नीति कभी जाति धर्म देखकर डिसाइड नहीं करते, लेकिन कांग्रेस के आदरणीय श्रद्धेय मनमोहन सिंह जी ने यह कहा था क्योंकि वो किसी का पहला हक है तो मुसलमानों का है। तुष्टीकरण कहां से शुरू हुआ? कांग्रेस को अपना इतिहास याद रखना चाहिए। और अभी बताया जा रहा था, बड़ी ज्ञान की बातें कही जा रही थी कि शिक्षा मंत्री हमने पहला मुसलमान दिया। ये भारतीय जनता पार्टी है जनाब जिन्होंने राष्ट्रपति भी मुस्लिम देने का काम किया है, तो हम तो सबका सम्मान करते हैं। दिक्कत क्या है मैं बता रहा हूं, दिक्कत बस इतनी है कि एक मुसलमान का लॉबी जो कांग्रेस परिवार का महाभोगी था, अब वो हटकर पसमानदा समाज जैसा गरीब मुसलमान भी अगर उनके पैरेलल बैठने आ रहा है तो इन लोगों का वोट बैंक खिसकता नजर आ रहा है। तो दिक्कत बेचैनी यही है कि भैया ये मुसलमान उधर जुड़ जाएगा तो जो हम डरा के धमका के बहला के फुसला के मासूम बना के जो हड़पते थे वोट वो खिसक गया। तो हिंदू तो साथ है नहीं, विकास हमने किया नहीं। और ये कहते 60 साल 65 साल की बातें काहे को ला रहे हो भैया? तो भैया जब 60 साल में पहली बार 2 एम्स से 15 एम्स
हम बनाएंगे तो 60 साल का चर्चा होगा। जब पहली बार लोगों के खाते खोले जाएंगे तो 60 साल का चर्चा होगा। जब मणिपुर जैसे राज्य में पहली बार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनेगा तो 60 साल का चर्चा होगा। जब पहाड़ी इलाका में पहली बार मेडिकल कॉलेज बनेगा तो 60 साल का चर्चा होगा। आप लोगों ने कुछ किया नहीं, धरा नहीं, तो भैया तो चर्चा से तो घबराएंगे, तो भागते रहिए। हम ना वोट चोरी करते हैं, दिल जरूर चोरी करते हैं और सदैव चोरी करते रहेंगे। यश जी, अब आपको टाइम मिल गया, बोलिए। अनूप जी, ये सबूत है कि ये बीजेपी वाले असल में क्या है। ये खुद ही वोट चोरी बोल पड़े, हमने तो बोला नहीं। इनने सबसे पहले ऐसी बात करी जिसका इस मुद्दे से कोई तारतम्य ही नहीं है। और इन्होंने क्या कहा कि हमने 15 एम्स बनाए। दरभंगा एम्स बन गया है क्या? आपका बन गया हो तो देख लीजिए। पंजाब में बाढ़ आई है, हिमाचल में बाढ़ आई है, जम्मू में बाढ़ आई है। क्या किया आपने? कुछ नहीं किया आपने। मणिपुर का नाम लेके तो बहुत बड़ी गलती कर दी है ऋषभ जी। आपकी पार्टी डांटेगी आपको। 865 दिन के बाद प्रधानमंत्री गए भी तो खुद गाड़ी के अंदर बैठ के स्कूल के बच्चों को सड़क किनारे बरसते पानी में खड़ा करके और प्रोग्राम देख के चले आए। मणिपुर कैसे कैसे जाया जाता है उसकी ट्रेनिंग लीजिए, जाके किताबें पढ़िए, वीडियोस देखिए कि राहत बचाव कैसे किया जाता है। झांकी तमाशा नहीं होता उसमें। जो चले आ रहे हैं, खबरें आ रही हैं कि भैया 1.5 घंटे रोड पे चल लिए हमारे प्रधानमंत्री जी, बड़ी तकलीफ हो गई उनको। आज पंजाब की बाढ़ के लिए राहुल गांधी जी ने दौरा किया है, उनका दौरा देखिए और नरेंद्र मोदी जी का फोटो आप देखिए, फर्क समझ में आएगा। ये ऐसे फालतू चिल्ला चोट करने से और 60 साल के नाम पे रोने से आज की समस्याएं अगर हल हो रही होती ना अनूप जी, तो आज डॉलर 89 रुपए का नहीं होता, आज है। और वक्फ की जमीनों के लिए क्यों विरोध हुआ, किसने किया? और ये जो अभी एक ही सेंटेंस में ऋषभ जी बोलते हैं कि भैया कांग्रेस ने मुसलमानों के साथ गलत किया, और उसी सेंटेंस में बोलते हैं कि कांग्रेस में मुसलमानों के साथ बड़ा ये हो रहा था, भैया उन्हीं को सब मिल रहा था। मनमोहन सिंह जी ऐसा कह रहे थे। तो ये खुद नहीं जानते बोलना क्या है। ये सच देश को दिख रहा है साफ साफ। नियत और फितरत दिख जाती है, दिख रही है। वक्फ बिल का विरोध अगर हमने किया है तो अगली बार मस्जिदों के सामने जब आपके आदमी जा जाके डीजे पे गालियां बजाए ना, तो आइएगा मत डिबेट में, नहीं तो मैं वही वीडियो दिखाऊंगा आपको, तब आपको ज्ञान मिलेगा। जो आपके लोगों ने पटाखे फोड़े हैं मस्जिदों के सामने, मौका देते हैं, जो आप लोगों ने बुर्ज तोड़े हैं, सब याद दिलाएंगे हम आपको। यस जी, मौका देते हैं। ऋषभ तिवारी बोलना चाह रहे हैं, आप टॉपिक बदल दीजिए, आपको जवाब देना चाह रहे हैं ऋषभ जी, सुर बदल जाएंगे। ऋषभ जी आपको जवाब देना चाह रहे हैं। यस जी। अनूप जी, मैं बहुत शालीनता से इनके सारे वक्तव्यों को सुना, उम्मीद करूंगा कि ये भी इंटरप्ट नहीं करेंगे। बड़ा जेंटलमैन डिबेट चल रहा है अभी। इन्होंने कहा कि ऋषभ तिवारी जी को वहां से पार्टी ऑफिस से फोन आ जाएगा। अरे नहीं आएगा साहब, हमें कोई स्क्रिप्ट नहीं दिया जाता। इसलिए नहीं आएगा क्योंकि देश को पता है कि मणिपुर में हत्याएं पहले भी होती थी और हमारे समय में रेशियो कम हुए। शर्म कीजिए ऋषभ जी, शर्म कीजिए, शर्म कीजिए इस बात पे। 865 दिन तक आप हमारे लिए रुके हुए थे। यही हाल होता है। इतना निकम्मापन अच्छा नहीं होता है तिवारी जी। देखिए 865 दिन तक आप हमारे लिए रुके थे। बिल्कुल दोनों हाथ खड़े कर लीजिए, आपकी इच्छा है। 865 दिन तक आपने कुछ नहीं किया, आप उसका आरोप हम पे डाल रहे हैं। ये झूठ बोलेंगे, झूठ पर तमाचा पड़ेगा तो चिल्लाने लग जाएंगे। 11 साल की सत्ता में है आप। इनकी फितरत ही ये रही है। मणिपुर की भयानक हिंसाओं का जवाब ये है कि कांग्रेस के कारण हुआ, करने की पहले से हो रहा है। हिम्मत तो डिबेट में सुनने बोलिए, इनकी हिम्मत नहीं है डिबेट करने की, इनकी हिम्मत नहीं है डिबेट करने की, क्योंकि इनको रटा है। कुछ किया नहीं जिंदगी में देश के लिए। आज मणिपुर में पहली बार हमने यूनिवर्सिटी दिया है, कुछ नहीं किया है, केवल राजनीति की है, केवल खूनी खेल खेला है, कोई विकास नहीं किया है। लेकिन मणिपुर के बारे में बोलने से पहले सोचिए ऋषभ जी, कुछ नहीं बोला जी। 865 दिन मैं चाहूंगा यस जी थोड़ा सा धैर्य रखिए। यस जी, बहुत ज्यादा वक्त नहीं है मेरे पास भी, तो शायद एक दूसरे की बात आप नहीं सुन पाएंगे। हम यहाँ वक्त की बात कर रहे हैं और मुद्दे शायद कहीं और जा रहे हैं। चलिए ऋषभ जी, संक्षेप में अपनी बात रख दीजिए। ऋषभ जी, मैं कंप्लीट कर रहा हूं। सारे आरोपों को मैंने सुना, एक बार नहीं बोला, जवाब मैं दे रहा हूं, तो सुनने की क्षमता भी होनी चाहिए। 800 दिन के बाद की बात कही जा रही है। अरे 800 दिन तो छोड़ दीजिए सर, एक दशक तक जिस पार्टी ने राज किया, एक यूनिवर्सिटी की चिंता नहीं आई कि पहाड़ी इलाके में एक यूनिवर्सिटी भी होनी चाहिए। आज जो खिलाड़ी, हमारे नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में कहा था
कि भारत की संस्कृति मणिपुर की संस्कृति नहीं जुड़े तो अधूरी है। भारत का खिलाड़ी अगर मणिपुर का खिलाड़ी से नहीं जुड़ता है तो अधूरा है। तो हमने वहां पे ओलंपिक पार्क बनाया, अंडमान निकोबार ब्रिज का नाम हटाकर मणिपुर माउंट ब्रिज दिया। तो हमने हर रूप से काम किया, केवल जाके फोटोबाजी नहीं करते जनाब, सॉल्यूशन भी देते हैं। और मणिपुर का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड कंपैरिजन का निकालेंगे तो पहले जितनी सिविल हत्याएं होती थी और अब वो कम हुआ है। मणिपुर कोई आग नहीं जल रहा, पहले से जलता आया है, उस जलन को कम करने का काम हमने किया है। चलिए ऋषभ जी, मैं आपको रोकूंगा क्योंकि वक्त बहुत ज्यादा नहीं है। पूजा जी, मैं आखिरी कमेंट के लिए आपके पास आऊंगा। आप जिस बात का जिक्र कर रही थी, मैं एक बार वही सवाल उससे पूछूंगा। क्या ये जो कोर्ट का आदेश आया, अंतरिम आदेश आया है, इसमें जो चीजें कही गई, जो संशोधन की बात कही गई है, ये आपको नहीं लग रहा है कि आने वाले वक्त में हो सकता है इसमें और संशोधन हो जाए? बिल्कुल संक्षेप में। अनूप जी, मुझे जो बिल्कुल इसमें हो सकता है कि अभी और भी चीजें, मैंने पहले भी कहा शुरुआत में ही कि फाइनल फैसले अभी आने बाकी है। फाइनल फैसले आएंगे तो हम अपेक्षा करते हैं कि जो है सुप्रीम कोर्ट और भी जो है अधिकारों का ध्यान रखेगी, किसी के अधिकारों का हनन नहीं करते हुए जो संवैधानिक तरीके से होगा उस पर आगे बढ़ा जाएगा। और भाजपा के प्रवक्ता की जानकारी के लिए बता दें, नॉर्थ ईस्ट में पहले कनेक्टिविटी ही नहीं थी। कांग्रेस के समय से कनेक्टिविटी दी गई है, आपको सड़क मिल गई तब आप जा पाते हैं। मैं नॉर्थ ईस्ट में रही हूँ, पहले असम से अगर अरुणाचल प्रदेश जाना हो, रात हो जाती थी तो रात को आपको असम रुकना पड़ता था, आप अरुणाचल प्रदेश नहीं जा सकते थे। आप वही घाट पे रुके रहे क्योंकि रात को बोट नहीं चल सकती थी। जो सबसे बड़ा जो वहां पे पुल बना ब्रह्मपुत्र पे, धोला ब्रिज कहते हैं जिसे, वो जो है कांग्रेस ने बनाया। जब आपको मैं पूजा जी, बहुत ज्यादा वक्त नहीं है मेरे पास। मुफ्ती साहब, आपके पास आ रहा हूँ आखिरी कमेंट के लिए। आपको क्या लगता है वक्फ बोर्ड पर जो फैसला आया है, वक्फ बोर्ड इससे पहले क्या था और अब क्या होगा? हाँ देखिए, वक्फ संपत्तियों का जो दुरुपयोग हुआ है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। आप बताइए कि 1947 के बाद से और 2014 से पहले तक एक विशेष पार्टी की सरकार रही, उन्हीं के संरक्षण के अंदर उन्हें तुरंत किया गया, कीमती जमीनों के ऊपर कब्जे कराए गए। मैं उत्तराखंड राज्य के अंदर आपसे बता रहा हूँ कि ऐसी ऐसी कीमती जमीनें हैं कि जो 50 रुपए किराए पे चल रही हैं। नहीं, ये फैसला सही है, आगे और बेहतर होगा, आपको लग रहा है? ये कह सकता हूँ कि उत्तराखंड राज्य के अंदर माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी बहुत ईमानदारी के साथ वो सबका कल्याण कर रहे हैं। जो लोग अभी ये कहते हैं, मैं दोनों से कहना चाहता हूँ कि आज मुसलमानों का गिराफ बढ़ा है, एजुकेशन में भी, रोजगार में भी। यस जी, मैं आपके पास आखिरी कमेंट। आप अभी ये अंतरिम आदेश है, लेकिन कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड के नियम में गैर मुस्लिमों को भी एंट्री हो गई है। ये जीत किसकी है? यस जी। अनूप जी, देखिए, आज जो ये आदेश आया है ये एब्सोल्यूट कंट्रोल की नियत रखने वालों के खिलाफ एक कदम है। और रहा सवाल नियत का और जमीन के उपयोग का, तो मैंने आपको आज बिहार मडानी 1050 एकड़ का जो बताया है वो इसीलिए बताया है कि ये लोग जो चिल्ला चिल्ला के अपने नाम पे रोते रहते हैं, उनकी असली नियत कहाँ है वो दिखता है। यही आखिरी सत्य है। तो लोकतंत्र की लड़ाई रुकेगी नहीं और इनकी चोरी की सरकार तो वैसे भी जाने वाली है, ये याद रखिए। क्या किस मुंह से बोल रहे हो भाई? अरे हम रहने दीजिए, आपसे बात करने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप बताओ, मल्याण से लेकर के मेरठ, आप रहने दीजिए अंकल, भागलपुर से लेकर के महाराष्ट्र, आप अपना मुख्यमंत्री जी की जय जय करते हैं। ऐसी जहां से अब तक दंगे तुम्हारे संरक्षण में ना हुए हो। अरे रहने दीजिए, विश्वनाथ प्रताप सिंह जो है श्रीमती इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी जी। ऋषभ जी, मैं आपके पास आखिरी कमेंट के लिए आ रहा हूँ। ऋषभ जी, क्या होगा अंतरिम आदेश के बाद, क्या लग रहा है? और देखिए, सरकार जिन जो 5 पॉइंट है जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने स्टे की बात कही है, उस पर पूर्ण विचार भी होगा। दूसरा एक बात मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं, ये आज वो भारत है जहां पे दबे कुचले मुसलमान को जो और दबाया जाता था, अब वो भी निकल कर आ रहा है। और वो कांग्रेस करती थी। भारतीय जनता पार्टी सनातन संस्कृति का भी सम्मान करती है और हर धर्म का भी सम्मान करती है। हम अगर काशी विश्वडोर की भी बात, जो ये कहा गया ना कि हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, अरे सर, हम मंदिर भी बनाएंगे और चंद्रयान 3 के लिए भी देश को उत्साहित करेंगे। हम उन नीतियों पे चलते हैं। तो केवल चलिए, वक्त नहीं है मेरे पास, नहीं तो इस डिबेट को और आगे ले जाता मैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए। पूजा जी आपका, मुफ्ती साहब आपका, यश जी आपका और ऋषभ जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए। तो भले ही दोनों पक्ष इसे लेकर अपने अपने दावे करें, लेकिन एक सच ये भी कि आज से पहले जहां वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों के लिए कुछ भी नहीं था, वहां उनके लिए एंट्री को एक नया रास्ता जरूर मिल गया। और यह अंतरिम आदेश है, इसके बाद भी फैसला आना है जो वक्फ बोर्ड का भविष्य तय करेगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।